हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ सुनील मंत्री एंड यू आर वॉचिंग जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। तो ट्वेल्थ क्लास की जो प्रीवियस क्लास है केमिस्ट्री की, उसमें जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर अपन ने जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स के बीच में कर्व। और कर्व में अपन ने दो तीन डेफिनेशंस जो बताई थी वो कौन कौन सी, एक तो एवरेज एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये क्या होता है उसके बारे में अपन आज लिखवा देते हैं ये डेफिनेशंस। तो यहाँ पर अपन एवरेज एनर्जी की डेफिनेशंस लिख रहे हैं। एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी इन केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन the minimum energy of the minimum energy of reactant is known as average energy, एवरेज एनर्जी। तो जो मिनिमम एनर्जी जो होती है, जो हर एक मॉलिक्यूल्स के पास होती है, कहाँ से कहाँ तक है, ये कर्व में जो अपने दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है उसको अपन क्या बोलेंगे, एवरेज एनर्जी। अब इस एनर्जी से अपन कह रहे हैं ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिएक्टेंट ने गेन की और यहाँ पे कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो उसकी डेफिनेशन भी यहाँ लिख देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। द एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम एवरेज एनर्जी to require by reactant to prepare activated complex is known as एक्टिवेशन एनर्जी। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई ए से। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, ई ए से। कहाँ से कहाँ तक हो गई, एवरेज एनर्जी से जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिएक्टेंट गेन करेगा और वो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, उसके लिए जो एनर्जी होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। ये यहाँ से यहाँ तक का एनर्जी। और अपन कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब तीसरा जो वर्ड आ रहा है इसमें, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी की डेफिनेशंस क्या होगी, देखो, थ्रेशोल्ड, THERSHOLD, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इस ग्राफ के अंदर अपन जो एक्टिवेशन और एवरेज एनर्जी का जो सम आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे, इट इज़ द सम ऑफ एवरेज एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी। ये है, इन दोनों का जो सम है, एवरेज एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, दोनों का सम जो है उसको अपन क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। या फिर ये भी लिख सकते हैं, टू कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इज नॉन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। कोई भी रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको अपन कौन सी एनर्जी बोलेंगे, यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये तीन डेफिनेशंस अपन को ध्यान रखनी है यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर। और ये भी मैंने आपको बता दिया, जब ये कर्व इस लाइन से नीचे चला जाता है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगी, और ये कर्व अगर ऊपर ही रह जाता है तो वो कौन सी है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होगी।
तो यहाँ पे इस कर्व के बारे में अपन ने समझा है। ये किसके बीच में कर्व बनाया अपन ने? पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में कर्व अपन ने बनाया। तो यहाँ से ये 3 डेफिनेशंस को आपको ध्यान रखना है। अब मान लो इसमें पूछेगा आप अगर कैटलिस्ट लगाते हो इस रिएक्शंस में तो क्या इफेक्ट होगा या क्या इफेक्ट नहीं होगा। तो अपन को इस कर्व की तरफ ध्यान देना वापस। अगर आपने कौन सी चीज़ लगा दी इसके अंदर? कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट एक न्यू पार्ट डेवलप करेगा। क्या करेगा? कैटलिस्ट जो रिएक्टेंट की एनर्जीज़ को, एक्टिवेशन एनर्जीज़ को लो कर देगा। अब लो करते ही यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी इतनी चाहिए मेरे को, इस एनर्जी को क्या नाम दिया था? ई। लेकिन कैटलिस्ट क्या कर देगा? ये ग्राफ जो है, ये कर्व जो इसका पीक है, इसको स्लो डाउन कर दिया, इसको नीचे कर दिया। अपन कहते हैं अब अपन को एक्टिवेशन एनर्जी क्या चाहिए? कम चाहिए। ये काम कौन करेगा? कैटलिस्ट करेगा। और इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट द एक्टिवेशन एनर्जी इज रिड्यूस और डिक्रीज, सो रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्ट। तो इसकी प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि ये एक्टिवेशन एनर्जी के लेवल को कम करता है, और एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम हो जाती है तो यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है ये कम हो गई, तो वो रिएक्शंस फास्ट होगी। अब फास्ट मीन्स क्या हो गया कि भाई पहले जो है 100 में से 10 मॉलिक्यूल ही एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बनाते थे और 10 ही वापस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते थे। लेकिन अब 100 में से 50 मॉलिक्यूल कौन से बैरियर को क्रॉस कर लेंगे? इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी की क्रॉस करके किस में चेंज हो जाएंगे? प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। तो कैटलिस्ट लगाने का मतलब यही होता है कि आपके जो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाए? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ये इसका रीज़न है कैटलिस्ट का। तो ये जो ग्राफ में ये जो लाइन दिखाई मैंने, ये किसकी प्रेजेंस में है? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट। और ये बिना कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये पीक इसका बहुत ऊपर है, जबकि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में पीक कहाँ हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। तो ये अपन ने डेफिनेशंस और ये कर्व के बारे में समझाया। फिर अपन अगला टॉपिक ले लेते हैं इसका, केमिकल काइनेटिक्स में। अब छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं, और इसमें छोटा टॉपिक एक और आता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर अपन अगर पढ़ते हैं तो मैक्सवेल और बोल्ट्जमान जो है ये साइंटिस्ट के नाम है, और उन्होंने कौन सा कर्व दिया है यहाँ पे? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशंस। इसका मतलब इसने ये बताया है कि कितने मॉलिक्यूल्स इजीली रिएक्ट करेंगे, किसने इजीली रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बनेंगे या क्या नहीं बनेंगे। तो ये कर्व के अंदर अपन समझाते हैं। यहाँ पे ये कर्व है, लेकिन कर्व में अपन जनरली एनर्जी को इधर लेते थे। अब एनर्जी को उल्टा रखना है। इस साइड में क्या इंक्रीज हो रहा है? एनर्जी। ये एनर्जी है, और इधर जो है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इस साइड में क्या इंक्रीज हो रहा है? एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो एनर्जी और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में अपन को कर्व बनाना है, और इस कर्व का नाम क्या रखा हुआ है? मैक्सवेल बोल्ट्जमान एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो अपन कोई भी एक सिंपल रिएक्शंस की बात करते हैं। मान लो एक रिएक्शन है x + y = z। ये एक रिएक्शंस है। अब ये x और y को रिएक्टेंट माना है और z को क्या माना है? प्रोडक्ट माना है। तो यहाँ x और y जो मॉलिक्यूल्स है रिएक्टेंट की, इनकी सबकी एनर्जी इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ हर एक मॉलिक्यूल्स की एनर्जी किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। अपन ये घर पे भी देख सकते हैं। मान लो एक रूम में लाखों मॉलिक्यूल्स है, करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन सबकी एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी है, सबकी स्पीड सेम है या अलग अलग है? तो अपन देखते हैं सबकी स्पीड जो है या एनर्जी जो है वो अलग अलग है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब हर एक की एनर्जी इक्वल नहीं है। किसी की एनर्जी लो है और किसी की एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। उसके बेस पे अपन को यहाँ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इधर आ जाएगा एनर्जी, और इन दोनों के बीच में अपन को क्या बनाना? कर्व। और ये कर्व लगभग इस टाइप से बनता है
कि ये आ गया कर्व। तो यहाँ जो कर्व बना है ऐसे बना है, ये इस तरीके से कर्व बन रहा है, ये कर्व इस टाइप से बना है। देखो यहाँ अपन इस कर्व को समझाते हैं पहले। इस कर्व के अंदर अपन कहते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स, इधर क्या आ रही है एनर्जी, जैसे जैसे मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा एनर्जी पार्टिकल्स की या रिएक्टेंट की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ देखो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ है, तो यहाँ अपन थोड़े से पार्ट में लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स के नंबर देखते हैं, तो यहाँ बहुत कम आ रहा है, ये पार्ट बहुत कम है जिसमें मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बहुत लीस्ट एनर्जी वाले। ऐसा है जैसे अपन मान लो एक क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, ऐसे बच्चे जो बिल्कुल डफर हैं, डफर का मतलब है जो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है, 30% से भी कम मार्क्स आते हैं, उनके नंबर कम ही होंगे। उनके नंबर का मतलब है 100 में से 5 बच्चे ऐसे होंगे जो इनके मार्क्स है ना 30% से भी कम आते हैं। तो यहाँ जो एरिया अपन बता रहे हैं इसके अंदर, ये लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स का एरिया है और बहुत कम एरिया है। ये पूरा एक एरिया बताता है, मान लो इस पूरे कर्व के अंदर 10,000 मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स जो है जिनकी एनर्जी बहुत कम है उनके फ्रैक्शंस कम है, फ्रैक्शंस का मतलब उनके नंबर्स कम है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी बिल्कुल लो है उनके नंबर्स अपने पास क्या है, कम है। और ये जो है जैसे यहाँ पर अपन ने कहा कि ये एक्टिवेशन एनर्जी क्रॉस कर ली और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्रॉस करने के बाद में इधर वाले मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में। तो यहाँ देखो एक्टिवेशन या थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने के बाद में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके नंबर भी कम है या ज़्यादा। तो ये एरिया इतना सा बता रहा है, इसका मतलब ये भी नंबर कम है। तो अपने पास दो चीज़ें मिल गई, एक तो एक क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं तो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जैसे वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते, जैसे 4-5 बच्चे होते हैं ऐसे बिल्कुल डफर जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते, तो उनके नंबर्स क्या है, बहुत कम है। एवरेज बच्चे जो ज़्यादा बहुत मतलब एवरेज पढ़ते हैं, जिनके मार्क्स अपन कहते हैं 50 to 80% के करीब आते हैं, उनके नंबर्स जो है अपन कहते हैं 90 बच्चे ऐसे हो जाते हैं 100 में से जिनके मार्क्स कहाँ से कहाँ तक आ सकते हैं, 50 to 80%। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के नंबर बहुत ज़्यादा है जो एवरेज एनर्जी रखते हैं। लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 95% से भी अबव आते हैं उनके नंबर भी क्या होंगे, बहुत कम होंगे। तो ये देखो हायर एनर्जी रखने वाले मॉलिक्यूल्स के नंबर भी क्या है, बहुत कम है। ऐसे 4-5 बच्चे होते हैं जो 100 में से 95 से अबव जाते हैं, तो उनके नंबर्स भी कम ही होते हैं। तो ये कर्व में अपन को इस कर्व को 3 पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हैं। एक तो लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल, मीडियम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल और एक हायर एनर्जी वाले मॉलिक्यूल। हायर एनर्जी वाले मॉलिक्यूल जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इस कर्व में मैंने ये कहा ये यहाँ एरिया बहुत ज़्यादा आया हो, बीच वाले का मतलब क्या हो गया कि इस एरिया के अंदर बहुत सारे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं और यहाँ इनकी जो एनर्जी है ये लगभग ज़्यादातर मॉलिक्यूल 90% के पास में ये लगभग एनर्जी बीच वाली है। तो इसको इस पीक को अपन क्या बोलेंगे, मैक्सिमम प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। ये हर एक मॉलिक्यूल्स के पास अवेलेबल रह सकती है मैक्सिमम प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। तो लगभग अपन कहते हैं 100 में से 90 के पास ये एनर्जी अवेलेबल है। तो इस पीक को अपन ने नाम दे दिया मैक्सिमम प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करने वाले मॉलिक्यूल्स के नंबर जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, और ये जो है लो एनर्जी वाले। अब अपन कहते हैं ये जो कर्व मैंने बनाया वो बनाया T डिग्री सेल्सियस पे। कर्व कहाँ पे बनाया अपन ने, T डिग्री सेल्सियस पे, T टेम्परेचर पे बनाया। अब मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया 10 डिग्री, कितना कर दिया, T प्लस कितना कर दिया 10। तो अब जो कर्व में कुछ चेंजेज आएगा, सेम कर्व तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ईच एंड एवरी पार्टिकल हैव गेन एनर्जी फ्रॉम आउट सोर्सेज। मतलब सब मॉलिक्यूल्स जो है एनर्जी गेन करेंगे बाहर से और वो हायर एनर्जी की तरफ जाएंगे। तो अब ये कर्व में जो लो मॉलिक्यूल वाले या लो एनर्जी वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अब किसकी तरफ जाना चाहते हैं, हायर एनर्जी की तरफ। तो अपन कहते हैं ये कर्व का पीक जो है ये ऐसे आ गया। हालांकि इसका एरिया बड़े वाले का और इसका छोटे वाला जो नीचे रह गया है उन दोनों का एरिया सेम है। एरिया इसलिए सेम है कि 10,000 मॉलिक्यूल उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे थे और 10,000 इसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
लेकिन अब जो ये कर्व जो आया है ये आ गया T+10 डिग्री सेल्सियस पे। ये कर्व नया कर्व आया है, कितने टेम्परेचर पे आया है यहाँ पे, T+10 डिग्री। इसका मतलब आप अगर 300 केल्विन लेते हो T डिग्री को, तो ये कर्व नया वाला कर्व कितने पे आया है, 310 पे आया है। तो ये कर्व जो आया है यहाँ पर, अब यहाँ इस कर्व में और इस कर्व में थोड़ा सा चेंजेज आया, इसका पीक नीचे रह गया और अब ये पीक यहाँ शिफ्ट हो गया, इस कर्व का पीक यहाँ दिख रहा है अपन को। तो इसका मतलब ईच एंड एवरी पार्टिकल की जो एनर्जी है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज होगी, मालूम है कैसे, मालूम है कि आप अगर कोई चीज़ को गर्म करते हो, कोई पार्टिकल्स को गर्म करते हो, तो उनकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो वो सबकी एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और ईच एंड एवरी पार्टिकल हैव गेन एनर्जी फ्रॉम बाय द टेम्परेचर। तो हर एक पार्टिकल की एनर्जी बढ़ रही है। तो यहाँ जो कर्व का पीक है वो कर्व का पीक थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया, और शिफ्ट होने का रीज़न ही यही है कि यहाँ पे हर एक जो पार्टिकल है वो एक्स्ट्रा एनर्जी ले रहा है बाय द टेम्परेचर, और लेने के बाद में हर एक की एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन इस कर्व के लास्ट में यहाँ ध्यान दो, ये अब ये कर्व यहाँ शिफ्ट होने के बाद में ये कर्व का पीक जो है, ये रिएक्शंस का मॉलिक्यूल्स जो है जो एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, उनके मॉलिक्यूल्स के नंबर लगभग कितने हो गए अपने पास, डबल या डबल से भी ज़्यादा। तो ये जो मॉलिक्यूल्स का जो एरिया है जो T+10 पे आया है, और कौन सी बैरियर को क्रॉस करने के बाद, एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करने के बाद जो मॉलिक्यूल्स आए हैं T+10 पे और T पे, इन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे अपन, वो लगभग कितना आएगा, 2 टाइम्स टू 3 टाइम्स। तो ये अपन को दिख भी रहा है, पहले का एरिया इतना सा है, अब एरिया उससे बहुत ज़्यादा हो गया। इसका मतलब इस कर्व के अंदर अपन जो चेंजेस देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस दिख रहा है किसके अंदर, जो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये कर्व के अंदर अपन को यही ध्यान रखना है कि भाई यहाँ इस पीक का मतलब क्या होता है, हर एक की एनर्जी सेम होती है, अलग अलग होती है। अपन कहते हैं इस क्लास में अगर 100 स्टूडेंट बैठे हैं तो सबकी एनर्जी, नेचर, सब चीज़ें क्या होती है, अलग अलग है। सबका पावर अलग है, सबकी मेमोरी अलग है। यहाँ पे भी हर एक मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जीज है वो भी डिफरेंट है। इसलिए अपन ने जो कर्व बनाया, वो किसके बीच में कर्व बनाया है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड द एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, इसके बीच में कर्व बनाया। तो कर्व की जो मेन चीज़ जो है वो अपन लिख देते हैं यहाँ पे, इन दिस कर्व the molecules which have average energy that number are high, so the peak of curve is known as maximum probable काइनेटिक एनर्जी। तो ये मैक्सिमम प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं और उनके पास जनरली कौन सी एनर्जी होती है, एवरेज एनर्जी। अब आपने इस टेम्परेचर को कितने बढ़ा दिया, T+10। इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, if we increase the temperature of reaction by 10 degrees Celsius, then each
and every particle increase their energy. So the molecules take part in reaction are double of initial molecules. तो ये जो है इस कर्व के अंदर ये सारी चीज़ें अपन ने बता दी है, कैसे ईच एंड एवरी पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और जो एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहते हैं उनके नंबर्स भी डबल हो गए। और इसका एरिया T डिग्री पे एरिया जो आ रहा है और T+10 डिग्री पे जो एरिया आ रहा है वो दोनों एरिया क्या है, सेम है। इस कर्व में अपन ने ये बता दिया। तो ये हो गया अपन ने जो कर्व समझाया, ये कौन सा है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब अपन आगे आते हैं नए टॉपिक की तरफ, और यहाँ इस लैंग्वेज को एक बार वापस देख लेते हैं। इन दिस कर्व द मॉलिक्यूल विच हैव एवरेज एनर्जी that numbers are very high, so the peak of curve is known as maximum probable kinetic energy। यहाँ से जो पीक आया हुआ है इसको अपन क्या बोलेंगे, maximum probable kinetic energy। और if we increase the temperature of reaction by 10 डिग्री, अपन ने इस रिएक्शंस का टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया, 10 डिग्री, T+10 डिग्री, then the each and every particle increase their energy, so the molecules take part in reactions are double of initial molecules। अब यहाँ जो रिएक्शंस करने वाले मॉलिक्यूल्स है वो सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, डबल हो गए। इनिशियल जो है पहले की कंपैरिजन में ये एरिया क्या हो गया, डबल हो गया। जो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा उनके मॉलिक्यूल्स डबल हो गए, और यहाँ हर एक मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है वो आगे शिफ्ट हो रही है। आगे का मतलब क्या हो गया, हाई एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही है। ये कर्व जो अपन को इस चीज़ को समझा रहा है कि भाई कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा अपन ने एनर्जी के बीच में और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में। तो ये यहाँ पे अपन ने इसको समझाया। अब जो नया टॉपिक अपन लेते हैं, आरएनएस इक्वेशंस फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। आरएनएस इक्वेशन for calculation of activation energy। तो यहाँ अपन आरएनएस इक्वेशंस के बारे में बात करते हैं, जो कौन सी एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी की का जो सिंबल होता है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, E से। तो ये अपन को समझाना है आरएनएस के बारे में। और आरएनएस एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये बताया था कोई भी रिएक्शंस को कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। रिएक्शंस का प्रोपोगेशन का मतलब है रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो ये एक आरएनएस ने सबसे पहले एक फॉर्मूला दिया था किसके बीच में, यहाँ पर के रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ए और ई, ए इंटू ई, और ई की पावर क्या आ जाएगी, -EA/RT। ये आरएनएस ने एक फॉर्मूला बताया था रेट कांस्टेंट और एनर्जी के बीच में। अब यहाँ अपन बताएंगे ए क्या है और ई ए क्या है, आर क्या है, टी क्या है, के क्या है। इस फॉर्मूले के बारे में ये किसने बताया था अपन को, आरएनएस ने। और इसी फॉर्मूले से अपन कौन सी एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन आते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर। यहाँ जो के दे रखा है, के को अपन क्या बोलेंगे, के इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रेट कांस्टेंट। ये रेट कांस्टेंट के, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। अच्छा, यहाँ ए जो है इसको अपन क्या बोलेंगे, आरएनएस फैक्टर।
अरेनियस फैक्टर, ये फैक्टर हो गया आरेनियस फैक्टर, ये भी कांस्टेंट मानते हैं इसको। ई ए को क्या लिखते हैं अपन, यहाँ अभी बताया आपको, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। और आर क्या हो गया यहाँ पे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 8.314 जूल पर केल्विन इंटू मोल, ये इसकी वैल्यू। और टी को अपन क्या ले लेते हैं, टेम्परेचर। और टेम्परेचर जब भी कैलकुलेशंस में आए उसको केल्विन टेम्परेचर में लेना है। तो ये आरएनएस के थ्रू जो गिवन फॉर्मूला है उसको अपन को डेराइवेशन करना है, डिराइव करना है। और कैसे अपन एक्टिवेशन एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे ये अपन इसमें समझाएंगे यहाँ पे। तो इसमें वापस इस फॉर्मूले को बता देते हैं कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ए इज मल्टीप्लाई विथ ई स्मॉल ई एंड एक्सपोनेंट्स पावर इज माइनस ई ए अपॉन आर टी। और ये सॉल्व करना इस फॉर्मूले को। और यहाँ के को मैंने बता दिया रेट कांस्टेंट, ए आरएनएस फैक्टर, ई एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट जो है अपन लिख सकते हैं किलो जूल पर मोल, ये इसकी यूनिट है। आर गैस कांस्टेंट है और टी यहाँ पे टेम्परेचर, लेकिन कौन सा टेम्परेचर, केल्विन टेम्परेचर। अब इस फॉर्मूले को अपन सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जब भी इस फॉर्मूले को सॉल्व करना है तो यहाँ आपको लॉग लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ता है लॉग, क्योंकि जब भी किसी की पावर आती है x की पावर n या m की पावर n, तो उनको सॉल्व करने के लिए हमेशा क्या लेते हैं अपन, लॉग। तो बोथ साइड अगर लॉग लेते हैं तो नेचुरल लॉग लेते हैं यहाँ पे, लॉग बेस ई के इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया लॉग बेस ई ए। और यहाँ जो पावर है, पावर को आगे लेना पड़ता है, माइनस ई ए अपॉन आर टी, फिर लॉग ई की पावर ई। तो ये वैल्यू तो हो गई अपने पास, क्या हो गई 1। जब बेस में भी ई और पावर भी ई सेम वैल्यू आ गई तो अपन क्या बोलेंगे, इस पावर को, इस वैल्यू को क्या मान लेते हैं 1। तो मेरे पास जो फॉर्मूला बचा है वो कौन सा बच गया अब, लॉग ई के इक्वल टू लॉग ई ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। तो ये फॉर्मूला अपन आगे काम में लेंगे एक्टिवेशन एनर्जी का कैलकुलेशन करने के लिए। और इस फॉर्मूले को वापस सुन लो, लॉग ई के इक्वल टू लॉग ई ए और माइनस ई अपॉन आर टी, ये फॉर्मूला है। अगर आपको पूछे यहाँ आपको एक कर्व बनाना है लॉग के बीच में और टी के बीच में, क्योंकि लॉग के जो है रेट कांस्टेंट, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो रेट कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, और टेम्परेचर वही रहा तो रेट कांस्टेंट वही रहेगा। एक्टिवेशन एनर्जी हर एक रिएक्शंस की फिक्स होती है, एक पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए एक्टिवेशन एनर्जी वेरिएबल नहीं होती है। जैसे मैंने कहा H2 + O2 गिव्स H2O। अब वाटर बन तो रहा है लेकिन किस किस से मिलके बन रहा है, H2 और O2 से मिलके बन रहा है। तो इस रिएक्शंस के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। बट आप अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो कौन सी चीज़ में चेंजेज आएगा, रेट कांस्टेंट में चेंजेज आएगा, एक्टिवेशन एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आता। तो यहाँ इसके लिए अपन करते हैं एक कर्व बनाते हैं पहले इसको समझाने के लिए। और कर्व मैं इस साइड में बना रहा हूँ, आगे बना देते हैं। ये कर्व है, इस साइड में रखेंगे अपन लॉग ई के और इधर रख देते हैं अपन 1/t। फॉर्मूला जो मैंने लिखा था वो ये था, लॉग ई के इजिकल टू लॉग ई ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। देखो ये चीज़ मैंने बाहर ले ली, 1/t ये बाहर ले लिया। तो कर्व किसके बीच में बना रहे हैं, लॉग ई के बीच में और 1/t के बीच में। तो ये 1/t है
अब यहाँ log ई ए ये कांस्टेंट आरएनएस फैक्टर और log के साथ में a आ रहा है, ये कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब ये वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल कौन है? ई ए अपॉन आर जो है ये वेरिएबल है, और 1/t ये भी क्या है यहाँ पर इसके अंदर ले लिया। तो अपन जब यहाँ log ई ए का इंटरसेप्ट लेते हैं तो ये मान लो इंटरसेप्ट यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो किसके बराबर मान लेते हैं? log ई ए के बराबर मान लेते हैं। और बाद में आ रहा है माइनस ई ए अपॉन आर। माइनस जैसे ही आता है आपको कर्व किस में डाल देना है? स्लोप में डाल देना। तो ये कर्व का जो स्लोप है वो किसके बराबर है? माइनस ई ए अपॉन आर के बराबर है, स्लोप के बराबर है। और यहाँ जो इंटरसेप्ट मैंने बताया है वो किसका इंटरसेप्ट है? log ई ए का। ये इंटरसेप्ट यहाँ से यहाँ तक। तो ये कर्व जो स्लोप जा रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? माइनस ई ए अपॉन आर। माइनस जब आता है वो नीचे की तरफ स्लोप जाता है, और अगर प्लस आता तो वो ऊपर चला जाता है, वो स्लोप में नहीं जाता। तो ये कर्व आ गया इसके बीच में। अब अपन को करना है कि एक्टिवेशन एनर्जी का कैलकुलेशन किस टाइप से अपन कर सकते हैं। तो यहाँ इस के अंदर अपन बताते हैं कि अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूँ, इफ़ वी changes the temperature, then rate constant should be changed. Should be changed. तो रेट कांस्टेंट जो है वो सीधा किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। और एट द T1 टेम्परेचर, एट T1 टेम्परेचर रेट कांस्टेंट इक्वल टू K1 एंड एट द T2 टेम्परेचर रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू K2। और अब अपन को बनाना है नया फॉर्मूला। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था अपना, और इसके ऊपर अपन ने ये कर्व बना लिया। अब यहाँ अपन चेंज करते हैं log ई K1 इज इक्वल टू log ई ए। इंटरसेप्ट चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट है, माइनस ए अपॉन आर T1। और ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। और अब अपन दूसरा लिखते हैं अपन log ई K2 इक्वल टू log बेस ई ए माइनस ई ए अपॉन आर T2, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ कर लेते हैं इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन फर्स्ट को रिमूव करते हैं, तब क्या चेंजेस आएगा देखते हैं अपन इसके अंदर। आगे लेते हैं इसको। तो फॉर्मूले में ये चेंजेस आता है, देखो log ई K2 माइनस log ई K1। log की जगह आप ln भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है सर ने log लिख दिया तो इसका मतलब आपको उसको ln को भी लिख सकते हो। ln का मतलब log हो गया, नेचुरल log, इक्वल टू log ई ए माइनस ई ए अपॉन आर T2। ये हो गया K2 की वैल्यू। अब माइनस में वापस लगाया, ब्रैकेट में लिख देते हैं इनको, log ई ए माइनस ई ए अपॉन आर T1। ये हो गया। अब अपन इनको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस और ये माइनस, तो ये तो log ई ए माइनस में रहेगा, लेकिन माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो अपन इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिखते हैं? log ई K2 अपॉन K1, m माइनस एन को m अपॉन एन लिखते हैं, वैसे ही लिखा है, इक्वल टू log ई, ये यहाँ पे आपको बताते हैं कैसे कैंसिल हुआ, log ई ए माइनस ई ए अपॉन आर T2 और माइनस log ई ए प्लस ई ए अपॉन आर T1।
अब यहाँ से ये चीज़ कैंसिल हो गई, कैंसिल हो गया। अब अपन को ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है और ये वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव है। तो अपन क्या लिखेंगे इसको, log e k2 अपॉन k1 इजिकल टू ई ए अपॉन आर T1 माइनस ई ए अपॉन आर T2, ये हो गया। अब इनमें से अपन अगर मान लो वो ले लेते हैं, कॉमन लेंगे, ई ए बाई आर कॉमन आ जाएगा, log e k2 बाई k1 इजिकल टू ई ए बाई आर कॉमन, पीछे बचा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये हो गया। और जब बेस में जो ई पड़ा है उसको log 10 की टेबल में चेंज करना है, क्योंकि बुक में जो गिवन है log बेस 10 दे रखा है, तो उसको चेंज करने के लिए अपन ये कर देते हैं 2.303 log k2 बाई k1 इजिकल टू ई ए बाई आर, एल्शियम ले लिया, T1 T2 और यहाँ आ गया T2 माइनस T1। और लास्ट जो फॉर्मूला आ गया अपना ये वाला, जहाँ अपन इसको ऊपर लिख रहे हैं लास्ट फॉर्मूले को, ये भी वैसे फॉर्मूला काम का है। आपको जो फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में काम में लेना है वो ये वाला है, log k2 बाई k1 इजिकल टू ई ए अपॉन 2.303 आर, और यहाँ आ जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ये अपना फॉर्मूला जब रेट कांस्टेंट K2 और K1 का जो रेशियो है वो एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है, आर पे डिपेंड करता है, T1 T2 पे डिपेंड करता है। और ये जो K2 बाई K1 का रेशियो या तो आपको गिवन होगा, अदरवाइज आपको क्वेश्चन में ये लिखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल। अब रेट ऑफ रिएक्शन डबल कब होगी, जब रेट ऑफ रिएक्शन सीधा किस पे डिपेंड करती है, रेट कांस्टेंट पे, तो रेट कांस्टेंट डबल हो जाएगा। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल अगर ये लिखा हुआ है तो आपको K2 बाई K1 का रेशियो क्या करना है, 2 टाइम्स कर देना। रेट ऑफ रिएक्शन इज क्वार्टरप्लाइज का मतलब 4 टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन इज ट्रिपल का मतलब कितना करना है, 3 टाइम्स करना। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है इसमें अपन न्यूमेरिकल्स करवाएंगे इस फॉर्मूले पे बेस पे, और इस फॉर्मूले को अपन अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि ये आगे अपने काम आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वो अपन क्वेश्चन करवाते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये दे रखे हैं अपने पास, इन अ केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन increases by 10 Kelvin from 300 Kelvin, या आपको लिख सकते हैं 10 केल्विन फ्रॉम 27 डिग्री भी दे सकते हैं। तो अपन ने 300 केल्विन दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, 300 केल्विन, देन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डबल। कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन
तो रिएक्शंस की क्या कैलकुलेट करनी है अपन को, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। लेकिन अपने पास गिवन क्या क्या है कि केमिकल रिएक्शंस का टेम्परेचर अगर 10 केल्विन या 10 डिग्री इंक्रीज करते हैं फ्रॉम 300 केल्विन, देन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डबल एंड कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। आपको ये क्वेश्चन गिवन है और इसमें सॉल्व करने का तरीका जो है वही प्रीवियस फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसके बेस पे अपन को सॉल्व करना है। और आपको कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करनी है उस फॉर्मूले में, एक्टिवेशन एनर्जी ब्रैकेट में आपको आर की वैल्यू गिवन है, वो कितनी है 8.314 जूल पर केल्विन इंटू मोल, ये वैल्यू आपको दे रखी है। तो कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं अपन इसको फॉर्मूले के बेस पे। फॉर्मूला था अपना ये वाला, log K2/K1 इजिकल टू EA अपॉन 2.303 R और T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ये फॉर्मूला था जिसमें आपको कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो सबसे पहले वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन डबल दे रखा है, तो अपन ने पहले बताया था अगर मान लो डबल आता है रेट ऑफ रिएक्शन डबल, इसका मतलब रेट कांस्टेंट भी डबल हो गया। या फिर बोलेंगे रेट कांस्टेंट ही डबल, तो भी आपको क्या करना है K1 और K2 का रेशियो जो है वो डबल लेना है। तो यहाँ अपन रेट ऑफ रिएक्शन डबल का मतलब हो गया log K2/K1 का रेशियो जो है वो 2 टाइम्स इजिकल टू क्या आएगा, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है अपन को, निकालना है ये वैल्यू, और 2.303 और R की वैल्यू जो मेरे पास गिवन है वो कितनी है 8.314, ये क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, इसके साथ में मल्टीप्लाई जो है वो दे रखा है यहाँ पे T1 T2 का। तो T2 जो है आपको कौन सा लेना है, देखो रिएक्शन में क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 केल्विन फ्रॉम 300 केल्विन, 300 केल्विन इनिशियल होगा, फाइनल कितना हो जाएगा, तो फाइनल T2 निकालने के लिए अपन क्या करेंगे 300 प्लस 10 करना पड़ेगा। तो अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 310 केल्विन, और T1 कितना लेना पड़ेगा यहाँ पे 300 केल्विन। ये इनिशियल टेम्परेचर और ये फाइनल टेम्परेचर। तो T1 T2 आ गया, आने के बाद अपन क्या करेंगे 310 माइनस 300 अपॉन ये आ गया T1 T2 का 300 इंटू 310। अब इस पूरे को सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं। log 2 की वैल्यू कैसे आएगी, ये दे रखी है अपने पास 0.3010, 0.3010 इक्वल टू ये निकालना है अपॉन इंटू 8.314 और इंटू 310 में से ये लेस कर दिया तो ऊपर क्या बचा 10 और 300 इंटू 310, 0 से 1 0 यहाँ से काट दिया। अब सीधा है ये निकालना है, बाकी सारी वैल्यूज़ जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई में चली जाएगी। वहाँ इसका आंसर जो है ये फॉर्मूले में क्या आएगा ये अपन लिख देते हैं, ये इजिकल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 0.3010 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 और इंटू 31। ये अपने पास जब सॉल्व करेंगे तो लगभग 56,000 58,000 या कुछ समथिंग ऐसा आंसर आना चाहिए। और इसकी जो यूनिट आएगी वो यूनिट आएगी किलो जूल पर मोल। तो आप इसको सॉल्व करके देखो, जो भी आंसर आ रहा है अराउंड 56-57,000 के करीब, तो ये इतनी वैल्यू के करीब आंसर आएगा, तब अपन को मालूम चल जाएगा ये एक्टिवेशन एनर्जी इसका इतना आया। तो इससे रिलेटेड अपन ने इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो करवाया है ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन इस पर ट्राई करते हैं, फिर नया टॉपिक जो लास्ट टॉपिक है वो अपन कंप्लीट करवाते हैं इस चैप्टर का।
तो इस चैप्टर में जो मेन बेसिक जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनेगा, इस तरीके से न्यूमेरिकल बन सकता है। अब जो है एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, या क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, जैसे यहाँ डबल की जगह क्वाड्रप्लाइज दे देंगे, तो क्वाड्रप्लाइज का मतलब क्या करना है, आपको 4 टाइम्स करना है। और या फिर आपको K1 और K2 की वैल्यू देंगे और उसके साथ में T1 और T2 की भी वैल्यू देंगे। तो K1 K2 की वैल्यू देंगे तो वो वैल्यू यहाँ पुट करनी है, और उसके बाद T1 T2 की वैल्यू वहाँ पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो इस टाइप से आपको इस न्यूमेरिकल्स को ऐसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर जो अगला जो टॉपिक आ रहा है इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक आ रहा है वो अब कौन सा आ रहा है वो देखते हैं। नया जो टॉपिक आ रहा है कॉलिजन थ्योरी, कॉलिजन थ्योरी। ये कॉलिजन थ्योरी जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और इसके बाद में ये चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा। आपको फिर भी अगर लगता है कोई डाउट्स या कुछ प्रॉब्लम आए तो इस ऐप में जो अपने नंबर गिवन है उस पर आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, ताकि आपकी प्रॉब्लम का जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन हो सके। तो यहाँ जो अपने पास लास्ट टॉपिक आ रहा है इस चैप्टर का वो कौन सा है, कॉलिजन थ्योरी। और कॉलिजन थ्योरी में अपन बताएंगे कि कैसे केमिकल रिएक्शंस में कौन कौन से जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो रिएक्शंस को कंप्लीट करने में क्या क्या दिक्कत आएगी, उस प्रॉब्लम्स के बारे में अपन बताएंगे कॉलिजन थ्योरी। तो कॉलिजन थ्योरी जो है, जैसे अपन जनरली कॉलिजन को मतलब क्या मानते हैं, कॉलिजन का मतलब 2 हार्ड स्फीयर्स अगर है और वो आपस में अगर कोलाइड करते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एक कॉलिजन्स बोलते हैं। और कॉलिजन्स जो है कोई भी रिएक्शंस मिक्सर्स के अंदर, मान लो ये कंटेनर है और कंटेनर के अंदर रिएक्टेंट के पार्टिकल्स हैं, ये ए रिएक्टेंट है और ये वाले जो है वो बी रिएक्टेंट है, ये बी रिएक्टेंट है। तो ये रिएक्शंस का मिक्सचर है। अब इसमें ए और बी का आपस में क्या चलता रहता है, कॉलिजन चलता रहता है। अब कॉलिजन तो चलता रहता है, लेकिन इस कॉलिजन्स में अपन कहते हैं सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो इसको अपन बताएंगे यहाँ पे कि भाई यहाँ इनके बीच में जैसे कॉलिजन चल रहा है, रेड और ब्लैक वाले के पास में क्या चल रहा है, कॉलिजन, और रेड और ब्लैक को मैंने क्या माना है, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट के साथ में अपन कहते हैं काफ़ी पार्टिकल्स तो रिएक्टेंट के हैं और कुछ जो है प्रोडक्ट के भी हैं। जैसे ये मैं ब्लू जो बना रहा हूँ ये प्रोडक्ट के हैं, लेकिन सारे पार्टिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, सारे पार्टिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, कुछ पार्टिकल्स जो है वो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी रिएक्शन है उसमें जो कॉलिजन्स है वो चलता रहता है। और वो कॉलिजन्स जो है वो इफ़ेक्टिव कॉलिजन कब बनेगा या इफ़ेक्टिव कॉलिजन कैसे होता है वो अपन एक एग्जांपल के थ्रू बताएंगे। और ये जो कॉलिजन्स चल रहे हैं इनको अपन कौन से कॉलिजन बोलते हैं, नॉर्मल कॉलिजन। और नॉर्मल कॉलिजन से जनरली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल्स के पास कौन सी एनर्जी होती है, एवरेज एनर्जी। और एवरेज एनर्जी पे जब मॉलिक्यूल कोलाइड करता है, रिएक्टेंट जब कोलाइड करता है तो उससे प्रोडक्ट के बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन जब इनको कौन सी एनर्जी एक्स्ट्रा मिल जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी अगर एक्स्ट्रा मिलेगी तो वो आपस में मिलके क्या बनाएंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो आपस में आगे जाके किस में चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट में। तो रिएक्शंस में एक चीज़ ज़रूरी है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स करने के लिए आपको जो कॉलिजन करना है वो कौन सा कॉलिजन करना है, इफ़ेक्टिव कॉलिजन, इफ़ेक्टिव कॉलिजन। ये कॉलिजन जो है वो इफ़ेक्टिव कॉलिजन है। इफ़ेक्टिव कॉलिजन से ही रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो सकता है, प्रोडक्ट में, अदरवाइज ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये नंबर ऑफ कॉलिजन्स क्या होता है, और कॉलिजन्स का मिक्सर जो है ये रिएक्टेंट का मिक्सर्स है। इसमें रिएक्टेंट भी है, प्रोडक्ट भी है। और ब्लू वालों को अपन ने क्या मान लिया, प्रोडक्ट, और रेड और ब्लैक वाले को क्या मान लिया है, रिएक्टेंट माना है।
तो यहाँ अपन बोलते हैं जितने नंबर ऑफ कॉलिजन्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ कॉलिजन्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी पे। और कॉलिजन फ्रीक्वेंसी वो होती है पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर पर सेकंड जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। और कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जितना कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है उसका प्रोडक्ट बनने का चांसेस उतना ही क्या होता है, ज़्यादा होता है कोई भी केमिकल रिएक्शंस में। तो यहाँ इफ़ेक्टिव कॉलिजन्स और इसका नॉर्मल कॉलिजन्स के बीच में अपन एक डिफरेंस एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे कि वास्तव में इफ़ेक्टिव कॉलिजन क्या होता है और ये नॉर्मल कॉलिजन्स क्या होते हैं। तो ये समझने के लिए अपन आते हैं इसके ऊपर। मान लो अपन ये कार है, ये कार इस डायरेक्शन में जा रही है और ये कार भी इस डायरेक्शन में जा रही है। दोनों कार जो है सेम डायरेक्शन में है। अपन अलग अलग कर देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं है कौन सी कार कहाँ पे है। तो ये ए कार है और ये कौन सी वाली कार है, बी कार। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो लगभग 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है और इसकी स्पीड कितनी है, 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। अब हम कहते हैं जब मान लो आपस में ये कोलाइड करेंगे तो कोलाइड करने के बाद में अपन कह रहे हैं नॉर्मल जो कॉलिजन्स होगा उसमें ज़्यादा कोई डैमेज होने का चांसेस बहुत कम है। लेकिन अब दूसरा कॉलिजन अपन कैसे बताएंगे इसके अंदर। मान लो ये कार जो है इस डायरेक्शन में आ रही है, ए कार, और अब यहाँ सामने से एक और कार आ रही है वो है बी कार। अब ए कार की स्पीड क्या है, 100 मीटर पर सेकेंड और बी कार की भी स्पीड क्या है, 100 मीटर पर सेकेंड। अब जो अपन कह रहे हैं इनके बीच में जब कॉलिजन्स होगा, टक्कर होगी, तो वो टक्कर कौन सी होगी, इफ़ेक्टिव कॉलिजन। तो नॉर्मली जो ज़्यादा डैमेज होगा वो कौन सी वाली कॉलिजन में होगा, सेकंड कॉलिजन में। फर्स्ट कॉलिजन में कोई ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। तो अपन कहते हैं नॉर्मली जो रूम टेम्परेचर पे रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करते हैं या एक दूसरे से टकराते हैं तो उनमें प्रोडक्ट बनने के चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन जब अपन इनको हीट देते हैं, इनको क्या दिया मैंने, गर्म किया, हीट दिया, तो वो कौन सी एनर्जी गेन करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी गेन करने के बाद में जब आपस में कोलाइड करते हैं तो उस कॉलिजन को क्या बोलते हैं अपन, इफ़ेक्टिव कॉलिजन। और इफ़ेक्टिव कॉलिजन जितने ज़्यादा होंगे उसमें प्रोडक्ट बनने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। तो ये इफ़ेक्टिव कॉलिजन और नॉर्मल कॉलिजन्स में ये डिफरेंस है। और अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, कॉलिजन थ्योरी। और ये जो थ्योरी बताई थी ये किसने, मैक्स ट्राउड्स, मैक्स ट्राउड्स, मैक्स ट्राउड्स एंड विलियम लेविस, विलियम लेविस, इन दोनों ने मिलकर ये थ्योरी को समझाया था। और उसने यही बताया था कॉलिजन्स होता है लेकिन कॉलिजन्स नॉर्मल कॉलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता है, इफ़ेक्टिव कॉलिजन से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। और नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड जितने होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। अब कॉलिजन फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी प्रोडक्ट बनने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे कोई भी रिएक्शंस के अंदर। और ये अपन ने बताया कि भाई ये अगर अपन रिएक्टेंट और रिएक्टेंट के बीच में रिएक्शंस हो रही है तो ये नॉर्मल कॉलिजन है और ये कौन सा कॉलिजन है, इफ़ेक्टिव कॉलिजन। एग्जांपल देके समझाया। अब यहाँ पर अपन कहते हैं कोई भी एक केमिकल रिएक्शंस में कुछ न कुछ बैरियर प्रोड्यूस हो सकता है। बैरियर का मतलब है रुकावट हो सकती है। और वो कौन कौन से बैरियर अपन पढ़ेंगे, तो इन द केमिकल रिएक्शंस 2 टाइप्स ऑफ बैरियर आर फाउंड टू कंप्लीट द रिएक्शंस। एक केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए 2 बैरियर आएंगे जो इस रिएक्शंस में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अब वो बैरियर कौन कौन से उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। फर्स्ट बैरियर का नाम है एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर। और सेकंड का नाम है ओरिएंटेशन बैरियर।
तो ये दो टाइप के बैरियर हैं, जिसमें एक एनर्जी बैरियर है और दूसरा कौन सा है, ओरिएंटेशन बैरियर है। अब एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन बैरियर में फ़र्क क्या है, क्या होता है ये एनर्जी बैरियर और कौन सा है ओरिएंटेशन बैरियर है। तो अपन ने जो एक कर्व बताया था, कर्व किसके बीच में बताया था, यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट और एनर्जी के बीच में एक कर्व बताया था अभी, और वो कर्व ऐसे आया था। अपन ने कहा था ये यहाँ से यहाँ तक के लेवल को पूरे को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। कौन कौन सी एनर्जी का सम है, एवरेज एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी का सम कौन सा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर कोई रिएक्टेंट कंप्लीट कर लेता है या इस बैरियर को क्रॉस कर लेता है, वही रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। अदरवाइज प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का चांसेस बहुत कम है। तो आपको कौन सा पीक बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, इस लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर इस लेवल को क्रॉस करेंगे अपन तो किस में चेंज कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में, और अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ये जो बैरियर है यहाँ से यहाँ तक का जो बैरियर है, इसको अपन कौन सा बैरियर नाम देंगे, एनर्जी बैरियर। अगर मैं कहता हूँ 100 में से 10 मॉलिक्यूल अगर इस बैरियर को क्रॉस करेंगे तो वो 10 ही प्रोडक्ट बनेंगे, बाकी 90 प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। तो ये बैरियर इम्पॉर्टेंट है। अगर बैरियर क्रॉस करोगे तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अब यहाँ बैरियर को कम कैसे कर सकते हैं, आपने कैटलिस्ट ले लिया। कैटलिस्ट क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कम हो जाएगी, और थ्रेशोल्ड कम होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट किस में चेंज हो जाएंगे, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। तो अपन इसके बारे में अभी लिखवाएंगे एनर्जी बैरियर के बाद में। और उसके बाद में सेकंड जो टॉपिक आ रहा है वो कौन सा, ओरिएंटेशन। अभी मैंने एक कार का एग्जांपल दिया था कि ये कार और ये कार सेम डायरेक्शन में जा रही है, ये भी 120 की स्पीड से और ये 100 की स्पीड से, लेकिन जो कॉलिजन्स होता है वो इफ़ेक्टिव कॉलिजन नहीं है। लेकिन ये एक मैंने बताया था, एक कार इधर से जा रही है और ये सामने से आ रही है, ये 100 की स्पीड से आ रही है, ये 100 की स्पीड से सामने से आ रही है। जब दोनों कोलाइड करते हैं तो वो कौन सा है, इफ़ेक्टिव। तो ओरिएंटेशन अगर प्रॉपर है, प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब है कि आपने ऐसा अरेंजमेंट कर दिया ताकि रिएक्टेंट आपस में जब कोलाइड करे तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। अगर ओरिएंटेशन सही है, देखो सेकंड का ओरिएंटेशन राइट है, इसमें प्रोडक्ट बनने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन फर्स्ट का ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है तो प्रोडक्ट बनने का चांसेस भी नहीं है। तो ओरिएंटेशन अगर प्रॉपर होगा और विथ एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर लेगा तो वो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। और उसी कॉलिजन्स को अपन कौन सा कॉलिजन बोल सकते हैं, इफेक्टिव कॉलिजन, जो कौन से बैरियर को क्रॉस करता है, एनर्जी बैरियर क्रॉस करता है और प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ अगर कोलाइड करता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, इफेक्टिव कॉलिजन्स। तो अब अपन यहाँ बता रहे हैं कि भाई यहाँ इस एनर्जी बैरियर के अंदर अपन को क्या मालूम होना चाहिए, ओरिएंटेशन बैरियर के अंदर क्या मालूम होना चाहिए। तो दो टाइप के बैरियर अपन ने यहाँ समझाए, उसके बारे में अपन लिख देते हैं यहाँ पे। फर्स्ट कौन सा बैरियर लिखेंगे यहाँ पर, एनर्जी बैरियर। तो एनर्जी बैरियर के अंदर इन केमिकल रिएक्शन इन फर्स्ट वाला टॉपिक है, इन केमिकल रिएक्शन टू complete the reaction reactant should cross threshold energy. Threshold energy that molecules can convert into product। तो जो मॉलिक्यूल कौन से बैरियर को क्रॉस करेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्रॉस करेंगे, वही रिएक्टेंट या मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, प्रोडक्ट में। तो ये हो गया फर्स्ट बैरियर का नाम। और सेकंड कौन सा बैरियर है,
ओरिएंटेशन, इसके बारे में अपन लिख सकते हैं इफ़ अ मॉलिक्यूल, इफ़ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्रॉस एनर्जी बैरियर with proper orientation that reactant can convert into product। प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ अगर रिएक्टेंट कोलाइड करता है एनर्जी बैरियर क्रॉस करके, वो रिएक्टेंट किस में चेंज हो सकता है? प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है। तो ये अपन ने दोनों के बारे में बताया। अब इस सेकंड वाले का एक और एग्जांपल अपन बताएंगे ताकि ये टॉपिक अपना क्लियर हो जाए। तो यहाँ सेकंड वाले में यहाँ एक बताएंगे अपन कौन सी रिएक्शंस SN2 जो ऑर्गेनिक में आएगी उसको अपन समझा रहे हैं यहाँ पे। SN2 में जनरली होता क्या है कि भाई ये 1 डिग्री वाला, 1 डिग्री का मतलब है एल्काइल हैलाइड, ये यहाँ पर X हैलोजन है और उसकी रिएक्शन में किसके साथ? न्यूक्लियोफाइल का मतलब OH के साथ करूँगा। अब अपन को मालूम है कार्बन और हैलोजन में किसकी नेगेटिविटी ज़्यादा होती है? X नेगेटिव है और कार्बन क्या है? पॉजिटिव, और OH नेगेटिव जो है वो नेगेटिव है। तो यहाँ OH नेगेटिव जो अटैक करेगा वो किस पे करेगा? यहाँ कार्बन पे, और किसको हटाने की ट्राई करेगा? यहाँ से X को डिस्प्लेस करने की ट्राई करेगा। लेकिन यहाँ जब अपन कह रहे हैं ये ऐसे अगर अरेंजमेंट है तो इसमें नो प्रोडक्ट आर फाउंड, इसमें कोई प्रोडक्ट अपन को रिसीव्ड नहीं होगा। बट अगर मैं चेंज करता हूँ, यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, ये X यहाँ लगा हुआ है, अपन ने इस OH को पीछे से अटैक करवा दिया। अब ये अटैक कहाँ करेगा? इस पे, और अब अपन कहते हैं इसमें प्रोडक्ट कैन बी रिसीव्ड। यहाँ प्रोडक्ट बन सकता है लेकिन ऊपर वाले में प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है और यहाँ ओरिएंटेशन क्या है? प्रॉपर है। तो विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन इफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्रॉस द एनर्जी बैरियर देन दे कैन कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो यहाँ इस लैंग्वेज का मतलब अपन ने ये समझा दिया। तो इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर कर लिए गए हैं। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक के अंदर कुछ दिक्कत आ रही है तो आप हमको इस ऐप के अंदर जो नंबर्स गिवन हैं उन नंबर पे कॉल कीजिए ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। ओके, थैंक यू स्टूडेंट फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।